बिजनेस और बॉडी एक दिन में तो बनती नहीं। एक दिन जिम जाके कोई पहलवान होता नहीं, रोज जाना पड़ता। किसी को जल्दी और किसी को थोड़ा सा डिले होता है। तो अपने एफर्ट्स को आप रीचेक करिए, रिव्यू करिए और अपने सीनियर से कंसल्ट करिए और सही मार्गदर्शन में काम करिए। डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में जो गलत चीज़ें चलती हैं, मनी सर्कुलेशन टाइप चीज़ चलती हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं और वो किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही हैं? राम के भी राज में रावण था, कृष्ण के भी राज में कंस था, यानी द्वापर, त्रेता, सतयुग और यह कलयुग। तो ये रावण रूपी लोग जो हैं, जिनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ये लेके जाएंगे, जैसे स्विस बैंक के में नहीं, इनका स्वर्ग में अकाउंट है। इंसान से पाप कौन करवाता है? उसके अंदर का लालच। और लोगों को जल्दी अमीर बनाने के चक्कर में, जिससे ज्यादा गुमराह तो हमारे देश का इस समय युवा है कि नहीं साहब, रातों रात करोड़पति बनना है। यूट्यूबर हो रहा है, हर युवा यूट्यूबर हो जा रहा है, हर युवा इन्फ्लुएंसर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर कमा से फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब रहा है। इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा के पैसा कमाता है और फिर उसी पैसे को अपने स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा कराता है। इसलिए इस बिजनेस को चुनना चाहिए। और कोई दुनिया का बिजनेस मैं नहीं जानता जिसके अंदर हेल्थ एजुकेशन दी जाती हो। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इसलिए चुनो। बहुत बारी लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सपना दिखाया जाता है। तो मैं तो उन लोगों से एक ही चीज़ कहता हूँ, सबसे पहले उस दीवार को जाके तोड़ो जिस दीवार के अंदर आपको सपना दिखाया गया था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बहुत काबिल बनोगे। क्यों आप बेरोजगार हो? अगर कोई कहे कि डायरेक्ट सेलिंग में गंदगी है, तो दुनिया में किस जगह गंदगी नहीं है? कौन सी इंडस्ट्री गंगा के निर्मल के जल के जैसी शीतल है और स्वच्छ है? स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं भारत सरकार के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर प्रमोट किए जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर इंसान आता, गदली पे सरसों जमाता कि साहब आज ज्वाइन हुए, 3 महीने के अंदर क्यों नहीं हम लाख रुपए कमा रहे हैं? अरे इतने स्किल्ड थे तो पहले क्यों नहीं कमा लिया था? सही बात। केवल इस बिजनेस में ज्वाइन होने के ही आपको लाख रुपए महीने, 3 महीने, 6 महीने के अंदर कमा लेने थे। अरे जो भी आपकी 25, 30, 50 की उम्र है, तो आप इतने काबिल थे तो किसी और इंडस्ट्री में कमा लेते। काफ़ी मार्केट में ये चीज़ होती है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में महंगे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। फर्स्ट टाइम जो होता है वो सेल्समैन बिकता है। वो अपने स्किल्स, अपने एफर्ट्स लगा के सामान बेच देता है। लेकिन दूसरी बार तो सामान को ही बिकना है ना। एक नया जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या कॉलेज से निकल रहा है, तो उसको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए? क्या चीज़ें, आप क्या क्वालिटीज़ उनमें नोटिस करते हैं जिस वजह से एक महिला जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादा सक्सेसफुल है मैन के? मैम, पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में महिलाएं ही सक्सेसफुल हैं। पूरी इंडस्ट्री को 75% महिलाएं ही लीड करती हैं। नेटवर्किंग के दीवानों में से एक मैं भी दीवाना खुद को कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने पूरे करियर के अंदर इस बिजनेस के अलावा कुछ किया ही नहीं। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे वीडियोस लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज जिस पॉडकास्ट के लिए हम तैयार हैं, उसमें हम मिलने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिन्हें 17 सालों का एक्सपीरियंस है एक कंपनी रन करने का। उससे पहले कई साल वो खुद डायरेक्ट सेलिंग कर चुके हैं और उनसे आप जानेंगे कुछ बहुत ही अनोखी बातें और बहुत ही काम की बातें। तो क्या आप तैयार हैं मिस्टर पुष्कर मिश्रा जी से मिलने के लिए? सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे बुलाने के लिए। आई एम सो थैंकफुल। सर, ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप जैसी एक हस्ती हमारे साथ है
जिसे नेटवर्क मार्केटिंग का एक डिस्ट्रीब्यूटर बन के भी एक्सपीरियंस है और एक कंपनी ओनर बन के भी एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे सर कि कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए और कंपनी की शुरुआत करी। आने का मैम कारण था कि मेरी माँ सफ़र कर रही थी बहुत सारी बीमारियों से, जिसमें से डायबिटीज़, आर्थराइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, ये 3 प्रॉब्लम्स उनको मेजर थी। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था मैं, तो उस टाइम पे मेरा एक साथ में मेरे एक दोस्त पढ़ रहा था, उसने एक सज्जन को मेरे साथ मिलाया, तो उन्होंने कुछ मुझे सप्लीमेंट्स के बारे में बताया और मुझे ये लगा कि ये सप्लीमेंट्स क्या सही करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर्स से ट्रीटमेंट चल रहा था। मेडिसिन का जो एमडी है वो डायबिटीज़ का मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट कर रहा है। तो मुझे मतलब अंदर से वो कॉन्फिडेंस फेथ नहीं आया कि ये कैप्सूल, गोलियाँ, डब्बी जो दिखा रहा है क्या होगा। तो अब तक मुझे कुछ भी नहीं पता था वेलनेस के बारे में। ये 2001-2 की बात है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो मेडिसिन्स हैं, ये आपके जो डॉक्टर ने लिखी हुई हैं मेडिसिन्स, उनको और इनको अगर आप मिलाएंगे तो वो लगभग सेम है, मल्टीविटामिन। और इवन पत्ते के साथ में उन्होंने जार और पत्ते को एक साथ मिलाया, तो जो विटामिन की प्रोफाइल भी थी वो भी सेम थी। नहीं, ठीक है, दे दो। तो वहाँ से मेरा जो इस इंडस्ट्री में मैं इंटर किया मेरी माँ के लिए कुछ सप्लीमेंट्स लेके। और आज मेरे पास जो 2002 में मेरी माँ को डॉक्टर ने लिखा था नी रिप्लेसमेंट, ईश्वर की कृपा से आज तक नहीं हुआ। तो ये जो सप्लीमेंट्स की जो पावर थी, उसके ज़रिए मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना। और मैं बाकी लोगों को भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस बात को समझें कि डिफिशिएंसी इज़ द ओनली कॉज ऑफ डिजीज़। और जो सप्लीमेंट्स होते हैं, मेडिसिन्स नहीं हैं, ये आपकी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है आपकी, उसको पूरा करते हैं। और जब डिफिशिएंसी फुलफ़िल हो जाती है तो डिजीज़ आपकी अपने आप की ओर होनी शुरू हो जाती है। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मेरा एक दोस्त था, उसके बाबा को पार्किंसन था, एक साथ में पढ़ता था, उसकी चाची को कोलाइटिस थी। तो आज के समय में अगर किसी के भी घर में देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी का भी परिवार पूरे भारतवर्ष में होगा कि जो पूर्णतः स्वस्थ हो। वो तो है। तो वेलनेस इंडस्ट्री के कारण, वेलनेस प्रोडक्ट के कारण मैं इस इंडस्ट्री में आया। और फिर मुझे लगा अगर मेरी माँ के घुटनों का दर्द सही हो सकता है तो मैं देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, उनके दर्द को दूर करने में अपना योगदान दूँ। बिल्कुल सर, और ये बहुत नेक काम भी है। हम इस टॉपिक पे चलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या आपको लगता है वो महंगे होते हैं मार्केट से, और क्यों होता है? क्योंकि काफ़ी मार्केट में ये चीज़ होती है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में महंगे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। मैं मतलब देखो, पर्पज़ होता है हर किसी का। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसके अपने ओवरहेड्स होते हैं, ठीक है, वैल्यू एडिशन होता है। तो ये तो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो प्रोडक्ट को किस प्राइस पे सेल कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग रखता है। अब आप ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जाइए, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं करी, एक चीज़ 200 रुपये में मिल जाएगी, एक चीज़ ट्रेडिशनल के अंदर भी 2000 की मिलेगी, नाम दोनों का सेम होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट महंगा होता। हाँ, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि उस कंपनी की कैपेसिटी है किसी प्रोडक्ट को 2000 या 5000 या 10,000 में बेच सकने की, तो बेच रही है, उसके पास वो स्किल्स हैं। और आपको लगता है कि क्वालिटी जो है डायरेक्ट सेलिंग में बेहतर होती है? ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पर्पज़ क्या है किसी भी व्यक्ति का, जो कंपनी बना के बैठा है उसका पर्पज़ क्या है। उसका पर्पज़, अगर उसने कहीं से देखा कि रियल एस्टेट का काम कर रहा था या XYZ कुछ और काम कर रहा था, उसको लगा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पैसा है, चलो किसी से बनवा लेते हैं, प्रोडक्ट बेचने लग जाते हैं। तो उसका क्या एजेंडा होगा? मार्जिन उसको चाहिए, उसको क्वालिटी से मतलब नहीं है। हम तो ये भी जो थिंक टैंक बैठा है कंपनी के अंदर, उनकी नियति कैसी है, वो क्या सर्व करना चाहते हैं। जस्ट लाइक
दूसरी इंडस्ट्री में सब जगह ही ऐसा है। कोई है जो क्वालिटी के साथ अपनी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, अपने एथिक्स के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते, अपने ब्रांड के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कोई कहते हैं कि मेरे को ब्रांड, एथिक्स और किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे पैसा चाहिए। तो वो वन टाइम और शॉर्ट टर्म चलने वाले लोग होते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म विज़न रखने वाले लोग होते हैं उनकी क्वालिटी ही उनकी पहचान होती, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो होता है वो सेल्समैन बिकता है। वो अपने स्किल्स, अपने एफर्ट्स लगा के सामान बेच देता है, लेकिन दूसरी बार तो सामान को ही बिकना है ना। हम एक बार ही आपको कोई चीज़ दे सकते हैं, अगर अगली बार आपको नहीं पसंद आई तो आप क्यों लोगे। तो मुझे लगता है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर कोई भी कंपनी है, अगर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को जस्टिफाई नहीं कर रही है तो वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगी। तो सर आगे जो है आपकी जो कंपनी है उसको लगभग 17 साल हो गए। हाँ जी, जनवरी में 17 साल हो जाएंगे। 17 साल हो जाएंगे। तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, एक डायरेक्ट सेलर और अब कंपनी ओनर हैं, क्या कॉन्सेप्ट मार्केट में चलता है? प्रोडक्ट पे फोकस ज़्यादा करें या प्लान पे? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दुनिया का सबसे ज़्यादा पायस बिजनेस है। और अगर कोई कहे कि डायरेक्ट सेलिंग में गंदगी है, तो दुनिया में किस जगह गंदगी नहीं है? कौन सी इंडस्ट्री गंगा के निर्मल के जल के जैसी शीतल है और स्वच्छ है? तो ये हर इंडस्ट्री में डिपेंड करता है। उसके पीछे मैं फिर बोलूँगा कि जो थिंक टैंक बैठा है, जो मैनेजमेंट बैठा है, तो इसके ऊपर निर्भर करता है। और आपने जो सवाल पूछा कि 17 साल मुझे हो गए, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पायस है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस देश में बढ़ना चाहिए। हम भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी की सारी योजनाएं फुलफिल करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्किल इंडिया, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक व्यक्ति को जब स्टार्टअप कराया जाता है, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत होती है स्टार्टअप से, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टार्टअप हुआ, पहला काम उसको स्किल देने का ही होता है। मीटिंग, ट्रेनिंग्स के जरिए उसको स्किल्ड किया जाता है। उसका काम, उसको सेल्फ बिलीव उसका डेवलप किया जाता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाता है। तो स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं भारत सरकार के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर प्रमोट किए जाते हैं। बहुत बारी लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सपना दिखाया जाता है। तो मैं तो उन लोगों से एक ही चीज़ कहता हूँ, सबसे पहले उस दीवार को जाके तोड़ो जिस दीवार के अंदर आपको सपना दिखाया गया था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बहुत काबिल बनोगे, क्यों आप बेरोजगार हो। और अपने पिताजी को दोष दो कि वो आपको हाथ पकड़ के उस स्कूल लेके गए थे। क्या सारे आईएएस बन जाते हैं? क्या सारे आर्किटेक्ट बन जाते हैं? क्या सारे इंजीनियर बन जाते हैं? क्या सारे पीसीएस बनते हैं? सारे जज बन जाते हैं? जो जिस काम के लिए 100% अपना देता है, जो जिस काम के लिए अपना 100% देता है, वो बनता है। अभी एक 12th फेल फिल्म आई मनोज शर्मा जी के ऊपर आधारित, मैंने देखी, मैं 2-3 बार देख चुका। 12th फेल फिल्म आई, उसमें देखो एक इंसान आईएएस कैसे बनता है। आप वहाँ पे नहीं लगता कि मेहनत लगती है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फॉर्म भरा, ज्वाइन कर लिया और आप सोचोगे मैं कामयाब हो जाऊं, तो क्या हो जाओगे? सही बात है, मेहनत यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, समय यहाँ पे भी बिताना होगा। टिकट खरीद के मंजिल पे नहीं पहुँचोगे ना, ट्रेन में बैठोगे भी ना, 10-12 घंटे की जो भी आपकी जर्नी होगी उसको भी तो करोगे। बिल्कुल। तो हर दुनिया में कुछ भी पाने के लिए एफर्ट्स लगते हैं, वो चाहे एक प्राथमिक विद्यालय के टीचर बनने के लिए लगते हों, या आईएएस बनने के लिए लगते हों, पॉलिटिशियन बनने के लिए लगते हों, बिजनेसमैन बनने के लिए लगते हों। हर जगह किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा के देख लो और उसके कितना समय उसने दिया, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, आप उसका बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए, किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर इंसान आता है, गदली पे सरसों जमाता है कि साहब आज ज्वाइन हुए, 3 महीने के अंदर क्यों नहीं हम लाख रुपए कमा रहे हैं। अरे इतने स्किल्ड थे तो पहले क्यों नहीं कमा लिया था? सही बात। केवल इस बिजनेस में ज्वाइन होने के ही आपको
लाख रुपए महीने 3 महीने 6 महीने के अंदर कमा लेने थे। अरे जो भी आपकी 25 30 50 की उम्र है तो आप इतने काबिल थे तो किसी और इंडस्ट्री में कमा लेते। बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट पायस बिजनेस इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। मैं पिछले 23 सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। 17.5 साल की उम्र से साइकिल से इस बिजनेस को अपने पढ़ाई के दिनों में शुरू किया था। वहाँ से फर्श से अर्श तक का सफ़र मैंने तय किया है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि ये सब कुछ मुझे मुफ्त में मिल गया, नहीं, इसके पीछे हार्डवर्क, इसके पीछे डिटर्मिनेशन, इसके पीछे कमिटमेंट, इसके पीछे सीखने की कहते हैं ना कि एक जुनून, पागलपन, इसके पीछे सेल्फ बिलीव, सब कुछ था। तो मैं इस जगह पे पहुंचा जो दुनिया कहती थी कि ये नहीं कर सकते हो। तो मुझे हमेशा एक चीज़ मेरे सीनियर ने मुझसे कही थी, या तो तुम दुनिया को सही सिद्ध करो या खुद को सही सिद्ध करो। इस देश में 50 लाख से भी ज़्यादा बच्चे आईआईटी का हर साल फॉर्म भरते हैं। वहाँ पे सक्सेस रेशियो क्यों नहीं कोई देखता? मेडिकल का फॉर्म भरते हैं, पीसीएस आईएएस का जेई का फॉर्म भरते हैं, बैंक के फॉर्म भरते हैं, प्राथमिक विद्यालय के फॉर्म भरते हैं, इवन होम गार्ड्स की भर्ती में अखबार वगैरह में लोग पढ़ते होंगे कितने लाख बच्चे आए होम गार्ड्स की भर्ती में। तो वहाँ पे भी तो रेशियो देखो, कौन बनता है? जो काबिल होता है। तो हमें लगता है कि अगर सक्सेसफुल होना है तो हर चीज़, जैसे आपने वॉच पहनी बड़ी प्यारी लग रही है, इसकी कीमत चुकाई ना आपने, तभी तो आपने आपको मिली। तो हर एक चीज़ जो भी आपको आपकी ज़िंदगी में मिलती है उसकी एक कीमत है, उसको चुका दो, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। बिल्कुल सर। वैसे ही सक्सेस है, सक्सेस कीमत मांगती है, तो वो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। फॉर्म भर के केवल डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बन जाने से सक्सेस नहीं आती। बिल्कुल सर, सही बात बोली आपने सर। सर हम जानना चाहेंगे इतने सालों में आपको क्या लगा कि एक प्रोडक्ट पे फोकस करके कंपनी ज़्यादा अच्छी चलती है या प्लान पे? देखिए, प्रोडक्ट तो बैकबोन है ना। अगर जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? प्रोडक्ट ही है। तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जो एथिकल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, वो यही कहता है कि हम एक कंज्यूमर नेटवर्क बनाएं। जब कंज्यूमर्स होंगे तो कोई ना कोई तो प्रोडक्ट होना ही चाहिए ना, उत्पाद तो होना ही चाहिए। तो अगर उनकी गुणवत्ता नहीं अच्छी होगी तो कोई क्यों सस्टेन करेगा? भाई, अगर मैं ही कोई चीज़ XYZ खरीद के लाऊं, सपोज एक फ़ोन खरीद के लाऊं, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बैटरी बैकअप अच्छा नहीं, हीट हो जाता है, तो ना मैं कभी खरीदूंगा दोबारा, ना मैं कभी किसी को रिकमेंड करूंगा। तो ये जो बिजनेस है प्रोडक्ट की क्वालिटी से के ऊपर ही चलता है। ये बिजनेस ही है रिफर एंड अर्न का, रिकमेंडेशन एंड अर्न। तो हमें अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है, हमने पी या हमने उसको इस्तेमाल किसी भी फॉर्म में किया, इंटरनल और एक्सटर्नल, हमें अच्छी लगी तो हम गाएंगे ना, बोलेंगे ना किसी को, और वही बोलने का पैसा आपको मिलता है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पहली चीज़ होती है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, दूसरी चीज़ होती है अफोर्डेबल प्राइस, तीसरी चीज़ होती है सर्विस, चौथी चीज़ होती है कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये तीनों चीज़, चार चीज़ें हैं, ये 4 पिलर के जैसा आप समझिए। क्वालिटी, अगर मैंने किसी को मल्टीविटामिन अपनी कंपनी का कोई प्रोडक्ट दिया तो उसको जिस पर्पस से दिया, सपोज उसने कहा कि मेरे को एनीमिया है, मुझे खून की कमी है, मुझे ये प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर रहे हैं, तो उसका मन इच्छा क्या है कि इच्छा उसकी है कि मैंने ये खाया और मुझे इसका रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। जो मैंने उसको कमिट किया 3 महीने खाना है, 6 महीने खाना है, 1 महीने में रेस्पॉन्स मिलना चाहिए ना। बिल्कुल, बस यही चीज़ चाहिए। दूसरी चीज़ सर्विस। आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, अगर आप सर्विस अच्छी नहीं देते तो आप क्या उसके पास वापस जाओगे? आज का इस कंपटीशन का युग ओपन मार्केट है। गूगल लेंस सब कुछ बता देता है सेकंड्स में। आज के समय में बिल्कुल। फोटो गूगल लेंस में अपलोड करिए, सब कुछ पता चल जाता है। हम लोग जब मीटिंग कर रहे होते तो हमारे साथ में सामने बैठे हुए जो टीम में लोग होते हैं, जो नए लोग आते हैं, वो गूगल में सर्च कर रहे होते हैं, अमेजोन पे देख रहे होते हैं, फ्लिपकार्ट में देख रहे होते हैं। तो कंपटीशन है, तो प्राइस कंपटीशन तो सदैव था, है और आगे भी रहेगा। 50%
पॉपुलेशन हमारे देश की बीमार है। मैं बहुत बार, मेरा 22-23 साल से सिर्फ मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हूँ, सिर्फ एक उद्देश्य के साथ काम कर रहा हूँ, लोगों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना, उनको उनके व्यक्तिगत एवं आर्थिक जीवन स्तर में ऊंचा उठाना। यही लाइन है, हर जगह लिखी हुई है, इसी के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा कई बार मैं ओपन अपनी मीटिंग्स के अंदर बोल चुका हूँ कि जो आज 40 साल से ऊपर के हैं, ये अगले 20 साल में होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं है, क्योंकि तीसरा व्यक्ति देश का तीसरा चौथा डायबिटिक है, 5वां से 7वां अस्थमेटिक है, अबव 50 10 में से 7 से 8 महिलाएं अर्थराइटिस की पेशेंट हैं। ऐसी एनीमिया तो भरी पड़ी है। ये लाइफस्टाइल की तो कमी है। आज के समय में ये बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक खा के बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, लेज, चिप्स, कुरकुरे वाले, इनका 40 साल में क्या होगा। कल की मैं बात बताऊं, मैं जब ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली आ रहा था, तो मेरे सामने एक फैमिली बैठी हुई थी और मुश्किल से 2 साल का बच्चा रहा होगा। उसका पिता उसको लेज ला के दे रहा है। स्टेशन की बात बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे सामने बैठे, लेज ला के दे रहा है। आज के समय में पढ़े लिखे गार्जियंस को नहीं मालूम है कि बच्चों की ईटिंग हैबिट क्या होनी चाहिए। मोदी जी हमारे कहते हैं कि हमारा देश सबसे ज़्यादा युवा देश है, और सच में युवा है। भारत में युवा आबादी ज़्यादा है। भारत की 29 साल की उम्र के जो लोग हैं भारत में, वो 50% हैं, और 65% लोग 35 साल के हैं प्रेजेंट टाइम। लेकिन अगर आप देखो तो 50% तो उसके अंदर बीमार हैं। तो हमारे देश का हेल्थ एजुकेशन कुछ है ही नहीं। हेल्थ एजुकेशन नाम की चिड़िया ही नहीं है अपने देश के अंदर। आप किसी भी स्कूल का उठा के देख लीजिए। कल मेरे बेटे के स्कूल में स्पोर्ट्स डे का फंक्शन था। टीचर जो है वो जो गार्जियंस आए हुए थे, सबको समोसे बट रहे थे वहाँ स्कूल के अंदर। एक बारी मैं स्कूल में जाके लड़ाई करके आया, क्योंकि बच्चे को टूर पे मॉल में लेके गए थे, उसको पिज़्ज़ा के साथ में उसकी फ़ोटो खींची गई थी और उसको स्कूल के पेज पे डाला गया था। तो मैं गया, मैंने कहा कितना पैसा दिया भाई पिज़्ज़ा वालों ने आपको? भाई मेरे बच्चे की अगर पिज़्ज़ा वाले के साथ फ़ोटो डालोगे तो मुझे पैसा चाहिए ना फिर एडवर्टीजमेंट का। और आप क्यों लेके गए? पिज़्ज़ा कितना हेल्दी है बच्चों के लिए। मैं जाके प्रिंसिपल को बोल के आया स्कूल के। और मैं मतलब अब बहुत से गार्जियन नहीं, अब क्या हो रहा है, वर्तमान सिनेरियो देखिए मैम, बहुत मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ जो मैं महसूस करता हूँ। तो बच्चा कोल्ड ड्रिंक के लिए माँ बाप से जिद करता है। वही माँ बाप जब बच्चे से कहते हैं बेटा 1 गिलास दूध पी लो, तो बच्चा दूध पीने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन कोल्ड ड्रिंक के लिए वही बच्चा जमीन में लेट जाता है, लेज के लिए, कुरकुरे के लिए। बस इसका सीधा सा कारण है कि जितने भी एडिबल्स आ रहे हैं, ये सारे एडिबल्स के अंदर कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, जो केमिकल्स आपको हैबिचुअल बनाते हैं और आपको उसकी तलब होती है। जैसे किसी को सिगरेट पीने की तलब होती है, किसी को मसाला खाने की तलब होती, पागल हो जाता, बेचैन हो जाता। तो ये जो आधुनिकता है, ये कहीं न कहीं से हमारे देश के लोगों की सेहत को बिगाड़ रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति एजुकेट करता है। जिन स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या आप पढ़े हैं, उन किसी भी स्कूल के अंदर हेल्थ एजुकेशन नहीं है। डूज एंड डोंट सिखाए ही नहीं जाते। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ भारत। कल की बात बता रहा हूँ, लखनऊ का नामी गिरामी स्कूल, माँ बाप पानी और समोसे का दोना सब कुर्सियों के नीचे डाल के चले गए। कहते रहो प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत। तो आज के समय में जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो स्कूल से स्टार्ट होती है, ग्रोइंग एज से, और हमारे देश में वो कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हो रही है। किसी भी चौराहे पे जाइए, हॉर्न बज रहा है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई किसी को रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है।
तो हम सिंपल सी बात कहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे एक इंसान को इंसान बनाया जाता है, उसको डूज Very एंड डोंट सिखाए जाते हैं, उसको मोरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं, उसको लोगों की मदद करने के लिए उसको प्रेरित किया जाता है। खुद के लिए जिए तो क्या जिए, दिल तो जी जमाने के लिए, ऐसी गट फीलिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर पैदा की जाती है। हाँ, मैं कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दूषित करते हैं। आप यही सवाल पूछेंगे अगला, तो दूषित क्या फार्मा इंडस्ट्री में नहीं करते? क्या हॉस्पिटल सारे सब सही हैं? डॉक्टर्स क्या सारे इंजीनियर देश के सही हैं? क्या सारे आर्किटेक्ट सही हैं? क्या सारे पॉलिटिशियन सही हैं? तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी है। एक नया जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या कॉलेज से निकल रहा है, तो उसको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए? आप क्या उसको संदेश देते हैं? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए? देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक किताब लिखने की, उसमें मैंने लिखा है कि कोई भी काम करने से पहले, वो डायरेक्ट सेलिंग हो या XYZ कुछ भी हो, करने से पहले 100 बार सोच लो। लेकिन जब आप निर्णय ले लो तो उसके बाद फिर आपको पास कोई भी विकल्प नहीं होना चाहिए। तो वो एक संकल्प के जैसे आप उस काम को करो। जैसे सपोज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, मैंने कई लोगों को देखा CA करते हुए, IAS की प्रिपरेशन करते हुए। अब क्या हुआ, उन्होंने बैंक PO का एग्ज़ाम निकला, IAS की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने बैंक PO में भी डाल दिया, हो गया, अब वो IAS नहीं बन सके। ठीक, CA B.Ed कर लिया, प्राथमिक विद्यालय में टीचर हो गए, अब वो CA नहीं बन सके। ये दुनिया में हर जगह होता है, और ये मैं आपको ऐसे लोग मेरे व्यक्तिगत जानने में है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल मैं कहानी नहीं बता रहा वो हूँ। बन सकते थे CA बट नहीं। 100% उनके पढ़ाए बच्चे CA बन गए। फ्रस्ट्रेशन होता है, कभी कभी उनको डिप्रेशन होता है इस बात का। तो मेरा आपसे कहना ये है कि हर बच्चे को करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, एक कैरियर के जैसे करना चाहिए। मेरी माँ ने करीब करीब 40 वर्ष जॉब की सरकारी, प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर होकर रिटायर हुई। बताती कि जब मैंने 19 साल की थी तो उनको जॉब मिल गई थी, BTC की ट्रेनिंग उन्होंने जॉब में रहते करी। उस टाइम पे मैंने उनको देखा, तो क्या होता कि नौकरी एक दरवाज़ा ऐसा होता है कि जिससे इंसान घुसता है, बेरोजगार होता है, रोजगार मिल जाता है उसको, और फिर वो 35-40 साल के बाद जब फिर वो रिटायरमेंट होता है तो वो फिर बेरोजगार हो जाता है। उन 35 सालों में उसके शरीर की ताकत, सोचने की क्षमता, सब कुछ जो होती है वो नौकरी में समाप्त हो जाती है। जवानी इवन कह सकते हैं पूरी। निकलता है उस दरवाजे से तो उसको डायबिटीज़, उसको अर्थराइटिस, उसको ओबिसिटी, उसको और बहुत सारी समस्या होती, कुछ लायक नहीं होता। अगर यही जगह पे आप डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दीजिए, आप XYZ कोई अपना बिजनेस करते हो और 35 साल आप अपनी ज़िंदगी के उसमें लगा सकते हो, तो आप किसी भी बिजनेसमैन की ऑटोबायोग्राफी उठा के देख लो, हल्दीराम मूंगफली बेच के अरबपति है। मुझे ये लगता है कि प्रत्येक भारतवासी को एंटरप्रेन्योरशिप का हिस्सा बनना चाहिए। वह एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। अगर आपके पास पैसे हैं, यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, उससे बेहतर क्या हो सकता। अगर आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, प्लेस नहीं है, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़ जाइए। ये तो रेडीमेड प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, रूलिंग आ चुकी है, कोई कंपनी आपसे रजिस्ट्रेशन नहीं लेती, आपको प्लेटफॉर्म मिलता है पूरा का पूरा काम करने के लिए, ऑफिस का रेंट आपको देना नहीं, सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी का है, केवल आपको कंज्यूमर बेस्ड नेटवर्क बनाना है। अगर आप दुकान खोलते हो, कोई लेडी पार्लर खोलती है, बुटीक खोलती है, मैं बड़े बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉप की बात कर रहा हूँ, तो जब टर्नओवर होगा तभी तो पैसे आएंगे। बिल्कुल। वैसे ही आपने एक वर्चुअल शॉप खोल ली, अब आपने स्वयं के लिए अपने घर के प्रोडक्ट यूज़ किए, लोगों को आपको पसंद आए,
तो लोगों को यूज करने के लिए इंस्पायर किए। हम्म, धीमे धीमे नेटवर्क बढ़ गया। हम्म, रेफर एंड अर्न आज के समय में सब जानते हैं। ओला ने खुद को रेफर एंड अर्न करा के किया, ऊबर ने वही किया, पेटीएम ने वही किया, गूगल पे ने भी वही किया, और सारी जितनी भी कंपनियां हैं रेफर एंड अर्न पे चल रही। उनमें वन टाइम बेनिफिट होता है, इसमें लाइफ टाइम बेनिफिट होता है। तो ये अक्लमंदी की बात है। विदाउट लाइबिलिटी आपको एक ऐसा बिजनेस मिलता है जिसमें अपॉर्चुनिटी है कि कुछ आप कर सकते हो। मेरे से बहुत से लोग कहते हैं कि मैं किसी को बता नहीं सकता, तो मैं उनसे कहता हूँ सिंपल सी बात है, आपकी बीबी के खून की कमी हो तो उसको बता पाओगे कि स्पिरुलिना खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है? आपकी माँ के घुटने में दर्द हो तो क्या बता पाओगे कि ये जॉइंट पेन ऑयल है, इसको लगाने से माँ घुटने का दर्द सही हो सकता है? या आपका बच्चा आपको वीक दिखे तो क्या उसको ये सप्लीमेंट बता पाओगे, या शैम्पू लगा पाओगे, टूथपेस्ट कर पाओगे खुद? तो बोले हाँ इतना तो कर पाएंगे। तो हमने कहा बस इतना ही तो करना है, इससे ज़्यादा करना क्या है? इस बिजनेस में आपने जुड़े, वर्षों से आप सोप लगा रहे हो, जब से जन्म लिया वर्षों से आप पेस्ट यूज कर रहे हो, एक सिंगल चवन्नी किसी के घर नहीं आई पूरे देश में, एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आया। इस बिजनेस में अगर आप एसोसिएट होते हो तो आपके पास पहले दिन से कैशबैक आने लग जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है ना, कि जो चीज़ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है विदाउट ए सिंगल पेनी इन्वेस्टमेंट, तो इंसान को लगता है कि अरे यार ये क्यों करें। तो ये तो मैं तो कहता हूँ सीधी सी बात, मैं तुलसीदास जी का एक रामायण की चौपाई है वो सुनाता हूँ लोगों को। जिन मारुति दुख देनी ताकि मत पहले हर लेनी। मैं 20 सालों में ऐसे अनगिनत लोगों को, जिनको मैंने हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में समझाया, जिनके घर दे के आया कि अरे मेरी बुआ हैं, बहुत नज़दीकी हैं, मेरी बुआ हैं, बुआ इस्तेमाल करना, मेरी माँ यूज करती हैं, फ़ोन से बात करवाया, वापस कर दिया कि डॉक्टर ने मना किया, चल बसी। फिर भी मैं लोगों से कहता हूं कि किसी भी डॉक्टर के पर्चे के ऊपर आप देखो 90% न्यूट्रिशन है, 10% मेडिसिन है। अब अगर आपसे मैं कहूं कि सेब खाइए, तो सेब क्या दवाई हो जाएगी? या दूध पीजिए, क्या दूध दवाई हो जाएगी? तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दोस्तों, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, नेटवर्किंग के दीवाने के माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस बिज़नेस से बेहतर दुनिया में कोई बिज़नेस नहीं है जहाँ बिना पूंजी के आपको स्वास्थ्य मिल सके और साथ में आमदनी भी मिल सके। झुनझुनवाला ने खूब पैसा कमा लिया मैम बाहर की दुनिया में, लेकिन उसने एक स्टेटमेंट दिया कि मेरी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट मेरी सेहत पे था। राइट? तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का प्रत्येक व्यक्ति को पार्ट बनना चाहिए, और जो कंपनियां हेल्थ केयर के अंदर वेलनेस प्रोडक्ट के साथ में काम कर रही हैं उनका हिस्सा बनना चाहिए, और अपनी घर की ज़रूरतों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से पूरी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह बिजनेस अमीर को अमीर नहीं बनाता, यह बिजनेस एक आम इंसान को अमीर बनाता है। हरबंश राय बच्चन साहब ने एक लाइन बोली है जिसको सबसे ज़्यादा अगर किसी ने फॉलो किया तो अमिताभ बच्चन ने किया, मुझे लगता है। 82 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन जी देखिए उनकी जय जयकार होती है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़ने से पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा, ये लॉटरी नहीं है कि आपने लॉटरी खरीदी और घर में सो रहे हो कि कल सुबह नंबर आएगा निकल पड़ेगी। तो जैसे लॉटरी की सोच के साथ इस बिज़नेस को करने की ज़रूरत नहीं है। इस बिज़नेस को करने की ज़रूरत है तो एक कंसर्न के साथ कि अपना आधा 1 घंटे 2 घंटे का समय आपको इस बिज़नेस के लिए देना है। कम से कम एक व्यक्ति से रोज़ इस बिज़नेस के बारे में बात करनी है, और धीमे धीमे
बिजनेस और बॉडी एक दिन में तो बनती नहीं, एक दिन जिम जाके कोई पहलवान होता नहीं, रोज जाना पड़ता। तो बिजनेस और बॉडी धीमे धीमे बनती है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो पूरी होगी। बस किसी को जल्दी और किसी को थोड़ा सा डिले होता है। तो अपने एफर्ट्स को आप रीचेक करिए, रिव्यू करिए और अपने सीनियर्स से कंसल्ट करिए और सही मार्गदर्शन में काम करिए। मुझे लगता कि इस बिज़नेस के अंदर प्रत्येक व्यक्ति सफल हो सकता है। सफल होने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, न कद चाहिए, न काटी चाहिए, न सूरत चाहिए, न बोल चाल चाहिए। सफल होने के लिए आपके अंदर सिर्फ सफल होने की इच्छा चाहिए। बहुत बारी मैं अपनी मीटिंग के अंदर एक एक्टर है नवाजुद्दीन, और मुझे लगता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ज़्यादातर लोगों के पसंदीदा एक्टरों में से एक होते हैं। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जब मैं देखता हूँ तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि इस व्यक्ति के मन में कैसे ख्याल आया कि ये हीरो बन सकता है, लेकिन उसको भरोसा था कि वो हीरो बन सकता है कि नहीं। ओमपुरी को देखिए। तो मेरा ये मानना है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है इससे कोई फर्क नहीं है। आप आपके बारे में विल पावर स्ट्रॉन्ग क्या सोचते हो इससे फर्क पड़ता है। तो मुझे यही लोगों से कहना है कि भाई लॉटरी की टिकट के जैसा इस बिज़नेस को मत ज्वाइन करना कि लग गई तो लग गई, नहीं लग गई तो हम कोसेंगे किस्मत को। लोगों को जिसने खरीदवाई उसको मेहनत करनी हो, और अगर इस बिज़नेस में अपना करियर देखते हो तो कम से कम 1 से 2 घंटे अगर इस बिज़नेस को देते हो, लगातार 3 से 5 साल देते हो, तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक अगर कंपनी में काम कर रहे हो, सही लोगों की गाइडेंस में काम कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि एक हैंडसम आमदनी कमाओगे। मैं जब पहली बार एक मीटिंग के अंदर गया तो उस मीटिंग के अंदर जो मेरे सीनियर आए थे, तो मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था। तो मेरे से उन्होंने कहा कि पुष्कर ट्यूशन पढ़ाते हो? तो मैंने हाँ। तो बोले इस बिज़नेस को भी एक ट्यूशन के जैसे कर लो, 1 घंटे रोज इस बिज़नेस को किया करो। तो मैंने बस ट्यूशन के जैसे किया था। 587 रुपए की पहली आमदनी इस बिज़नेस में कमाई थी। मैंने आपको बताया साइकिल से, मोटरसाइकिल से, फिर कार, वो मैंने हर चरण को इस बिज़नेस में जिया है। जनरल कंपार्टमेंट से लेकर स्लीपर कंपार्टमेंट से लेकर फर्स्ट एसी तक के कंपार्टमेंट, जहाज़ तक का कंपार्टमेंट, विदेश तक का सब कुछ मैंने इस बिज़नेस के अंदर ग्रॉस रूट पे मैंने देखा है। तो जो इस बिज़नेस में पहली बार ज्वाइन कर रहा है, फर्स्ट टाइम बिगिनर है, उसको 1 से 2 घंटे प्रतिदिन इस बिज़नेस के लिए काम करना चाहिए। दूसरा, एक बात पे ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि अगर हमने अपनी ज़िंदगी में चलना, बोलना सब कुछ सीखा है, इवन साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, कार चलाना, किसी ने पेन पकड़ के, पेंसिल पकड़ के छोटा ABCD लिखवाई है हमसे। फैक्ट है कि नहीं मैम? बिल्कुल। तो इस बिज़नेस में जितनी ज़्यादा लर्निंग होगी, LEARN, लर्न, तो अगर आपकी लर्निंग स्ट्रांग होगी तो बाद में L हट जाएगा, अर्न होगा, अर्निंग स्ट्रांग हो जाएगी। अब मैं सीधा सा कहूँगा कि मेरे को कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कार ड्राइव नहीं की हो, उसको कार दे दीजिए, तो कार का क्या हाल करेगा और लोगों का क्या हाल करेगा। तो जो भी व्यक्ति इस बिज़नेस में अपना करियर, अपना भविष्य देख रहा है, साल भर का यह कमिटमेंट लेके आए कि मुझे इस बिज़नेस को सीखना है। कम से कम 15 साल लगते हैं ग्रेजुएट होने में, और ग्रेजुएट होने तक 1 रुपये नहीं कमाता आदमी, और उसके बाद भी स्ट्रगल है। तो इस बिज़नेस में भी अगर 6 महीने साल भर नहीं कमाया तो धैर्य तो रखो यार। सर, जैसा आपने बताया कि आपकी कंपनी में ज़्यादातर महिलाएं हैं, तो क्या चीज़ें, आप क्या क्वालिटीज़ उनमें नोटिस करते हैं जिस वजह से एक महिला जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादा सक्सेसफुल है मैन की? मैम, पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में महिलाएं ही सक्सेसफुल हैं। पूरी इंडस्ट्री को 75% महिलाएं ही लीड करती हैं। आप टप्परवेयर कंपनी एक है, हाँ जी, उसमें तो पुरुषों की ज्वाइनिंग ही नहीं होती, सिर्फ महिलाओं की ज्वाइनिंग होती है, और मल्टीनेशनल कंपनी है। आज तक वो इकलौती कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की जिसकी मैंने आज तक कोई मीटिंग नहीं अटेंड की।
सीरियसली करते क्या है मुझे मालूम ही नहीं, मीटिंग में समझाते क्या है। सिर्फ लेडीज ज्वाइन कर सकती हैं उस कंपनी को, मल्टीनेशनल कंपनी, आप सर्च करिएगा उसको। तो पूरी वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री का 75% से ज़्यादा महिलाएं हैं। और महिलाएं इस बिज़नेस को, क्योंकि मैंने क्या कहा कि 1 से 2 घंटे देना, एक व्यक्ति से बात करना। अब एक पढ़ी लिखी महिला है, एजुकेटेड है, माँ बाप आज के समय में तो उसको भी लड़का लड़की बराबर पढ़ते हैं, लेकिन कितनी भी पढ़ी लिखी महिला हो, शादी के बाद, बच्चों के बाद उसको ही कंप्रोमाइज़ करना होता है। इस देश में 90% सिचुएशन के अंदर यही हो रहा है। महिला ही घर में बीटेक बैठी है। अब उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई होता है कि सब मैंने पढ़ाई की, लेकिन मैं तो बच्चों में और घर में और झाड़ू चौके में ही फंस गई। तो वो सारी महिलाओं के लिए बिजनेस सबसे सर्वोत्तम है। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। सुबह करो, शाम को करो, दोपहर में करो, 3 दिन की छुट्टी पे चलो, कोई बॉस नहीं, कोई पूछने वाला आपसे नहीं आप क्यों नहीं आए। ये बिजनेस में यू आर ओन बॉस, राइट। तो महिलाओं के लिए बिजनेस सबसे उपयुक्त है। इससे बेहतर बिजनेस लेडीज के लिए कोई नहीं है। आने वाले 10 सालों में आप क्या देखते हैं भविष्य डायरेक्ट सेलिंग का, जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं? हमारे भारतवर्ष का जो भविष्य है वो बहुत स्वर्णिम है। इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, अगर बिजनेस किस चीज़ का बढ़ेगा, वो बढ़ेगा कंजम्पशन का। ठीक है। अब हमारे देश में आप देखिए कि जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ था 1947 में, तो हमारे देश की पॉपुलेशन थी 34 करोड़। 1997 में 100 करोड़ हुई। 2024 में 150 करोड़। 97 से 24 27 साल। अब 150 करोड़ अगले 10 साल में 200 करोड़ होंगे। यानी कि भारतवर्ष में कंज्यूमर बढ़ेगा। कंज्यूमर बढ़ेगा तो कंजम्पशन से रिलेटेड हर एक चीज़ जो होगी और हर एक बिजनेस वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। राइट। इसके बाद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों बढ़ेगा? इसलिए बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया जाता है। तो जब दोनों चीज़ें मिलेंगी, दूसरा जो जितनी भी इंडस्ट्री है उन सारी चीज़ों में सिर्फ कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो सकती। इस बिजनेस में जो कंज्यूमर होगा, जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, उसको भी एम्प्लॉयमेंट, उसको भी एंटरप्रेन्योरशिप, उसको भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलने की संभावना है। तो ये बिजनेस का जो भविष्य है वो स्वर्णिम है। दूसरा, देश में 1947 से लेकर अब तक चुनावी एक मुद्दा सेम रहा है, वो है रोजगार। एक व्यक्ति, जैसे मैंने अभी आपको मेरी माँ का एग्जांपल दिया, तकरीबन 35-40 साल उन्होंने नौकरी करी, तो हर साल का एक बच्चा भी अगर इंटाइटल होता है तो 35 बच्चे तो हो गए जब तक उन्होंने नहीं रिटायर हुई। एक को जॉब मिली तो 34 तो बेरोजगार है। और यही सिलसिला क्या होगा कि धीमे 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 आगे बढ़ता चला जाएगा। तो जिनमें स्किल्स नहीं होंगे वो स्ट्रगल कर रहे होंगे, जो स्किल्ड होंगे वो जॉब कर रहे होंगे। दूसरा, हमारे देश में है पॉइजन आरक्षण, जहाँ पे स्किल का भी कोई लेना देना नहीं है। 95% वाला क्वालिफाई नहीं है, 45% वाला क्वालिफाई है। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। अब डॉक्टर कौन बन रहा है, आर्किटेक्ट कौन बन रहा है, इंजीनियर कौन बन रहा है, बीटेक कौन कर रहा है। तो ये भी एक बड़ी देश की गंभीर समस्या है जो धीमे 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 पैरालिसिस का काम इस कंट्री के लिए करेगी। एक 50% वाला प्रोफेसर बनता है और एक 90% वाला प्रोफेसर नहीं बनता, तो 50% वाला यूनिवर्सिटी के अंदर क्या पढ़ाएगा? तो ये भी दीमक है जो पॉलिटिकल अपनी अप्रोच के कारण लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण बढ़ा के रखी हुई है। तो इस देश में रोजगार 47 से लेकर 2024 तक के चुनावी मुद्दों में एक रहा है मुद्दा, और आगे आने वाले भी 100 साल भी ये मुद्दा रहेगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है।
और जो लोग स्किल्ड कर रहे हैं, जो लोग लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो ब्रिज सड़कें बना रहे हैं, वो अनस्किल्ड हैं, राइट? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इस देश में एम्प्लॉयमेंट मुद्दा रहेगा और ये बिजनेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए जो आज इस बिजनेस के साथ में एसोसिएटेड होंगे, उनका फ्यूचर स्ट्रांग होगा। एक छोटा सा कोटेशन जिसने मुझे बड़ा प्यारा मुझे लगता है, मैं अपनी लाइफ में बहुत उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। जब कभी मीटिंग्स वगैरह करता हूँ तो बड़े से बोर्ड पे लिखता हूँ, फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर इट फॉर टुडे। भविष्य उनका है जो आज से तैयार है। विजनरी होना और विजन होना दोनों में बड़ा अंतर है। विजन हम सबके पास है, भगवान ने आंखें दी। विजनरी कौन है? जो आगे आने वाले कल को समझ सकता है। सुधा मूर्ति जी की सभी रील देखते होंगे, नारायण कृष्ण मूर्ति को सभी जानते हैं, 10,000 रुपए से इंफोसिस शुरू हुई थी, सभी जानते हैं। लेकिन कब शुरू हुई थी? ये सबसे बड़ी चीज टाइमिंग। आपको बताऊं, मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने बिस्लरी की पानी की बोतल मेरे हाथ में आई और उस पर लिखा था सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स। सोचो, बिस्लरी जिसका पानी आता है, मिनरल बॉटल, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर के नाम से बिस्लरी सब जानते हैं। 50 साल पहले उसने सोचा था कि मुझे पानी बेचना, वो भी पैक्ड वाटर, राइट? तो आप खुद सोचिए कि आज क्या स्थिति है। इंसान ये नहीं कहता पानी दे दो जब दुकान पे जाता, वो कहता बिस्लरी दे दो। ये डिफरेंस है। तो विजन और विजनरी होना, विजन होना सबके पास, विजन विजनरी में यही डिफरेंस है कि अगर विजनरी हो तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, एक कहते हैं ना पॉकेट होती है, 10 पॉकेट घर के आपके कपड़ों में होती हैं, आप एक पॉकेट अपनी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बना लो। चलते फिरते मिलते जुलते लोगों से जब बात करो तो इस बिजनेस के बारे में चर्चा करो। जब भी किसी को कोई आपसे कहे कि मैं वाइफ को डॉक्टर के पास लेके गया था, बच्चों को डॉक्टर के पास लेके गया था, मेरे माता पिता की तबीयत नहीं सही है, तो उनको इन प्रोडक्ट को रिकमेंड करो। ये प्रोडक्ट इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। मैं 20 साल से लोगों को समझा रहा हूँ। भारत सरकार ने कोरोना काल में ट्रैफिक चौराहों पे इम्यूनिटी को लोगों को समझाया है। कोरोना काल से बेहतर एजुकेशन कहीं नहीं किसी को मिली है। उसके बाद भी मेरे प्यारे भारतवासियों, भाइयों बहनों, माताओं, सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जान है तो जहान है। जहान के चक्कर में जान को खतरे में मत डालो। पैसों से दवा खरीद सकते हो लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हो। समझ लेना, रतन टाटा से ज़्यादा पैसा नहीं, उनका तो टाटा मेमोरियल। यार झुंझुनवाला से साहब से ज़्यादा पैसा नहीं। हमारे लखनऊ के अंदर अखिलेश दास, ईरान से लेकर तुरान तक उनकी यूनिवर्सिटी, इस्पात किंग यूपी के, उनसे ज़्यादा किसी का पैसा नहीं, लेकिन सेहत नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा के पैसा कमाता है और फिर उसी पैसे को अपने स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा कराता है। इसलिए हेल्थ इज वेल्थ, इसलिए इस बिजनेस को चुनना चाहिए। और कोई दुनिया का बिजनेस मैं नहीं जानता जिसके अंदर हेल्थ एजुकेशन दी जाती हो। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इसलिए चुनो, इंसान हर चीज के लिए प्रिपेयर है कि मुझे गाड़ी कब लेनी है, मुझे घर कब बनाना है, मुझे विदेश कब जाना है। अरे यार, ये भी प्रिपेयर रहो कि मुझे कितना फिट दिखना है। बिल्कुल सर, डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में जो गलत चीज़ें चलती हैं, मनी सर्कुलेशन टाइप चीज़ चलती हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं और वो किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही हैं? देखिए मैम, राम के भी राज में रावण था और कृष्ण के भी राज में कंस था। यानी द्वापर, त्रेता, सतयुग और यह कलयुग। तो ये रावण रूपी लोग जो हैं, जिनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ये लेके जाएंगे, जैसे स्विस बैंक के में नहीं, इनका स्वर्ग में अकाउंट है। बचपन में जब मैं 6th-7th में पढ़ता था, मुझे याद है, तो एक कृषि एक्सपोर्ट नाम की फाइनेंस कंपनी होती थी। वो 3.25 साल में पैसे दोगुने करती थी और ठीक सामने बैंक ऑफ इंडिया थी, वो 5 साल में दोगुनी करती थी। मेरी माँ का अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में था क्योंकि वो टीचर थी।
तो क्रिक्स एक्सपोर्ट में बहुत से लोग पैसे जमा करते थे हमारे गांव में उस टाइम पे। तो मैंने एक दिन देखा कि क्रिक्स एक्सपोर्ट के बाहर भीड़ लगी है, लोग कुर्सी मेजे उठा के लेके जा रहे हैं वहाँ के। तो मैं छोटा सा तब लोगों के बीच में घुस के जाके देखा, पूछा, तो इतनी समझ नहीं थी। ने क्या हुआ? बोले भाग गई है ये बैंक। क्रिक्स एक्सपोर्ट उस टाइम पे उन्नाव फाइनेंस, जितनी फाइनेंस कंपनी है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 6 में पढ़ता था, यानी कि 10 आज से तकरीबन 30-32 साल पुरानी बात। वहाँ से भागी। फिर धीमे धीमे मैं बड़ा हुआ, जब इस इंडस्ट्री में आया, तो जब इंडस्ट्री में आया तो मनी सर्कुलेशन चलता था, 3 जोड़ो ये पैसा वापस आ जाएगा, 2 जोड़ो 1 by 1। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे खूब फ्रॉड कंपनीज आई, लोगों के पैसे लगवाई और भाग के गई। एक कंपनी के अंदर 3,65,000 रुपये मेरे चाचा ही लगाए थे। पता नहीं कितनी आईडी लिया था, 81 पूरा वो पिरामिड होता था, पूरा खरीदा था उन्होंने। तो 3,65,000 आज से करीबन 20 साल पहले, यानी आज का कम से कम 15-20 लाख रुपए। तो वो कंपनी गई। उसके बाद रियल एस्टेट में ज़मीन बेच बेच के लोगों ने लोगों को ठगा। साइंस सिटी नाम की एक कंपनी है जो लखनऊ के अंदर, उसका रोज़ पेपर में निकलता रहता है। कितनी, और एक नहीं, सैकड़ों कंपनियां रियल एस्टेट के नाम पे लोगों को ठग के लेके गई। इंश्योरेंस सेक्टर में मेरी कंपनी जब मैंने 2008 में बनाई, इंश्योरेंस सेक्टर आया। इंश्योरेंस कंपनी के लोग आते थे मेरे पास, कहते थे अपनी कंपनी में इंश्योरेंस बेच लो, तुम 10,000 प्रीमियम जमा करवाओगे, मैं तुमको 9,000 रुपये कमीशन दूंगा तुम्हारी कंपनी को। हमने कहा भाई क्षमा करो, जिनको जल्दी थी वो चले गए। आप समझ रही ना इसका मतलब क्या हुआ? मुझे जल्दी नहीं है, मैं टिके रहना चाहता हूँ। तो इंश्योरेंस के नाम पे लोगों के साथ खूब इस देश में धोखा हुआ। इसके बाद सर्वे प्लान आए। आपने स्पीक एशिया का नाम सुना होगा, सबसे बड़ा घोटाला, गूगल करिएगा उस टाइम का। ING वैसे बैंक बंद हो गई इस चक्कर में, ICICI सब के अंदर उसके अकाउंट थे, सैकड़ों करोड़ का फ्रॉड पूरे देश में। श्री राम सर्वे के नाम पे लोगों ने ठगा। उसके बाद बोर्ड प्लान आए, बोर्ड बनते थे, टूटते थे, ऐसे करके। इसके बाद ये क्रिप्टो आ गया है। ये जो क्रिप्टो चल रहा है कुछ नहीं है, सिर्फ हवा है। और मतलब हो सकता है मेरी बात को लोग कहें कि यार तू पिछड़ा हुआ है, तुझे अभी भविष्य नहीं दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ यार, जब हमारे देश के वित्त मंत्री को नहीं दिख रहा है, प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा है, तो हमको भी नहीं दिख रहा है, RBI को नहीं दिख रहा है, उनसे ज़्यादा थिंक टैंक है आपके पास। तो ये जो क्रिप्टो है ये भी एक अभिशाप का काम कर रहा है। ऐसे ना जाने कितने प्लान हैं इस देश में चल रहे हैं। इवन कैश के प्लान चलते हैं जिनमें बैंक में पैसे भी नहीं जमा करने होते हैं, आपकी जानकारी में नहीं होंगे। तो है क्या, मैं अपनी मीटिंग के अंदर कभी कभी लोगों को समझाता हूँ, पाप का बाप क्या है। इंसान से पाप कौन करवाता है? उसके अंदर का लालच, उसके अंदर का लालच उससे पाप करवाता है। और लोगों को जल्दी अमीर बनाने के चक्कर में, सबसे ज्यादा गुमराह तो हमारे देश का इस समय युवा है, सबसे ज्यादा गुमराह, कि नहीं साहब रातों रात करोड़पति बनना है। यूट्यूबर हो रहा है, हर युवा यूट्यूबर हो जा रहा है, हर युवा इन्फ्लुएंसर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर कमा से फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब रहा है। और उसके चक्कर में नाचे पड़े हैं सड़क पे, पटरी पे ट्रेन की नाचे पड़े हुए हैं, जहाज समंदर कहीं भी मर्जी है। तो ये जो इन्फ्लुएंसर होने का, क्योंकि जल्दी फेमस होना है, जल्दी अमीर होना है। दूसरा, मैं एक बारी रामायण पढ़ रहा था, रात में 2-2:30 बजा था, अयोध्या कांड चल रहा था, चौपाई नंबर 223। उसके बाद से मैंने रामायण नहीं पढ़ी, मतलब वहीं पे छोड़ दी थी उस दिन। उसमें चौपाई यही, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तसफल चाखा। तो अब क्या है कि तुलसीदास जी भी ये कह रहे हैं कि कर्म प्रधान है, शॉर्टकट सक्सेस का दुनिया में कोई है ही नहीं। इसलिए मैं ये
सबसे निवेदन करता हूँ, घर के धान पयार में, हमारे गांव में कहावत कही जाती है, घर के धान पयार में मत मिलाओ। तो जो आपके पास पैसा है, फालतू तरह से ट्रेडिंग करके, आज के समय में रोज तो शेयर ट्रेडिंग के भी फोन आते हैं, क्रिप्टो, शेयर ट्रेडिंग, सर्वे प्लान, मनी सर्कुलेशन, इन सब चक्करों में मत पड़ो, घर के धान पयार में मत मिलाओ। अगर इन सब में पैसा हो तो मुकेश अंबानी क्रिप्टो अभी तक क्यों नहीं शुरू किया? कर देना चाहिए था ना उसको, सबसे बड़ी कंपनी बना देता वो क्रिप्टो की। बिल्कुल। और कोई आईटी सेक्टर जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस, क्यों नहीं शुरू कर रहे? भाई वो तो सॉफ्टवेयर बना के दे रही ना आईटी कंपनी, उनसे अच्छा सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा? ब्लॉकचेन उनसे बेहतर कौन बनाएगा? भाई टीसीएस से ज्यादा अच्छी ब्लॉकचेन बना देगा कोई, इंफोसिस से ज्यादा अच्छी, या माइक्रोसॉफ्ट से ज्यादा अच्छी। तो वो क्यों नहीं ब्लॉकचेन बना रहे? ये आविष्कार आप ही करेंगे। तो मेरा यह अनुरोध है, मैं भी हो सकता मैं गलत हूं, मैं 100% नहीं, लेकिन मेरा अपना अनुभव कहता है कि क्रिप्टो के अंदर अब तक मुझे सिर्फ डूबते हुए लोग मिले। इसलिए जो भी हेल्थ सेक्टर के अंदर काम करने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट को पे ऊपर काम करने वाली कंपनीज हैं, वो सारी कंपनियां अच्छी हैं। उन सारी कंपनियों में लोगों को जुड़ना चाहिए, उन कंपनियों को प्रमोट करना चाहिए। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे मनी सर्कुलेशन है, वो डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं। उसको आप डायरेक्ट सेलिंग कह ही नहीं सकते। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। और क्रिप्टो से बचें, और ये ROI क्रिप्टो और नहीं, इस जितना टाइप की, ROI और फाइनेंस सेक्टर, इस तरीके के सबसे जितने बचें। भी लोग हैं, उन सब से बचे मैम। और सबसे प्रोडक्ट बचे। बेस पे ही कंसंट्रेट करके काम करें। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। और जो इंसान कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में स्थायी भविष्य नहीं है, आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लो, एक कंपनी मेरे पास ले आना कि प्रोडक्ट बेस्ड कोई भी कंपनी एक बंद हुई हो। बिल्कुल सर, साफ नियत से जो काम करता है तो वो ज़रूर फलता फूलता है। बिल्कुल, नियत ही सब कुछ है मैम। बिल्कुल सर, आज बहुत कुछ सर जानने को मिला हमें, और हमने जाना कि किस तरीके से आप अगर अपनी नियत साफ रखते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग को आप बहुत आगे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल मैम, और मुझे पूरा भरोसा है कि यह डिस्कशन हमारे आपके बीच में लोगों को इस बिज़नेस को करने के लिए ज़रूर इंस्पायर करेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे एक उम्मीद होती है ना, ये हमारे देश के लिए ये बिज़नेस एक उम्मीद है, जहाँ पे स्वास्थ्य भी लोगों को मिलेगा, और जहाँ पे लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, और यह भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा और स्वस्थ बनेगा। बिल्कुल सर, ये बताने के लिए एक नई पीढ़ी को आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने मुझे बुलाया और आप अपने इस टॉक शो का मुझे हिस्सा बनाया। नेटवर्किंग के दीवाने, आपका टाइटल जो है ना, वो निश्चित तौर पे बड़ा सराहनीय है। और थैंक यू सर। नेटवर्किंग के दीवानों में से एक मैं भी दीवाना खुद को कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने पूरे करियर के अंदर इस बिज़नेस के अलावा कुछ किया ही नहीं। और बहुत बारी बहुत से लोग मुझको कहते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। मैंने कहा खुद तो मैं पैसा कोई भी काम करके कमा सकता हूँ, लेकिन कमवा कैसे सकता हूँ? एक विदाउट MBA को 5 लाख रुपए महीने कैसे कमा सकता हूँ? एक 65 साल बुक सेलर को, एक LIC एजेंट को कैसे 2 लाख की आमदनी तक लेके जा सकता हूँ? ये भी तो रास्ता बताओ। ये सिर्फ रास्ता नेटवर्किंग है। बिल्कुल, यही मैजिक है, जो यही दीवानगी है। Thank you very much. Thank you so much, sir, ma'am. for coming Thanks a lot. to our show. I'm really Thank blessed and thankful for you and your entire team. Thank you. Same here, sir. Thank you. तो दोस्तों, आज आपने जाना कि क्रिप्टो करेंसी आपको किस हद तक डैमेज कर सकती है, आपका खून पसीना का पैसा किस तरीके से बर्बाद हो सकता है, और आपने जाना कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है, किसी भी इंसान को डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए। तो अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट इंफॉर्मेटिव लगा और कुछ सीखने को मिला, तो किसी एक ना एक नेटवर्किंग के दीवाने के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए।
है।